हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम एसेज की सीरीज़ है वो रीड कर रहे थे। तो आज जो ऐसे हम रीड करने वाले हैं वो ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। सबसे पहले तो ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। तो जो ऑडिटर है वो 100% चेकिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज और ये सब देखी थी लिमिटेशंस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वजह से वो 100% मतलब एक एक आइटम को चेक नहीं करता है, उसको सैंपल बेसिस पर चेकिंग करनी होती है। ठीक है, अब ये सैंपल का सिलेक्शन कैसे होगा और जो ऑडिटर है क्या प्रोसीजर्स लगाएगा, वो हम इस ऐसे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले ये बोलता है ऑडिट सैम्पलिंग मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ द ऑडिट। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आइटम्स है, जैसे 100 आइटम्स है तो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। उसमें से कुछ सेलेक्टेड आइटम्स पे, मतलब 100% पर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन है उस पर पॉपुलेशन पे हम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते हैं। उसमें से कुछ सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं लेस देन 100%, उस पर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। एंड such that all sampling units have chance of the selection in order to provide the auditor a reasonable basis on which his conclusion about the entire population drawn। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो ऑडिटर है वो एक ऑडिट पॉपुलेशन के अंदर से लेस देन 100% आइटम्स को सेलेक्ट करता है और उन पर अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करता है, ताकि उसको बेसिस मिल सके जिससे कि वो पूरी पॉपुलेशन पर उसका क्या इफेक्ट होगा वो उस पर उसका एस्टिमेशन कर सके और अपनी ओपिनियन ड्रॉन कर सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर सैम्पलिंग रिस्क होती है। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो सैंपल बेसिस पर जो काम करता है, तो इससे गलत कंक्लूजन भी ड्रॉन हो सकता है। क्योंकि मान लो एक पॉपुलेशन के अंदर 10 आइटम्स है, उसमें से उसने क्या किया, 2 आइटम सेलेक्ट किए और उन 2 आइटम पे सेलेक्ट करके उन पे ऑडिट प्रोसीजर लगा करके उसके बेसिस पर उसने 10 के 10 आइटम्स पे अपनी ओपिनियन दे दी। लेकिन हो सकता है कि जो 2 आइटम्स में दिख रहा था वैसा बाकी के जो 8 आइटम्स है उससे काफी डिफरेंट हो, या फिर वैसे जैसे वो आइटम्स है वैसे वो 8 आइटम्स ना हो। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, यहाँ पर जो सैम्पलिंग रिस्क होती है उससे 2 टाइप के एरोनियस कंक्लूजन निकल सकता है। 2 टाइप के एरर यहाँ पर ऑडिटर कंक्लूजन में दे सकता है। फर्स्ट क्या आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स में और दूसरा आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या हो सकता है कि जो ऑडिटर है वो ये बोलते हैं कि कंट्रोल्स है वो इफेक्टिव है, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं है जितना ऑडिटर सोच रहा है। ठीक है, या फिर इसका रिवर्स भी केस हो सकता है कि जो ऑडिटर है वो बोलते कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है लेकिन वहां पे कंट्रोल इफेक्टिव है। तो 2 टाइप के यहाँ पर हो गए टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर ऑडिटर ये बोल सकता है कि कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है लेकिन एक्चुअली वहां पर है। लेकिन दूसरा क्या केस हो सकता है कि वहां पर मिस स्टेटमेंट ऑडिटर बोलते है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑडिटर है उसकी ओपिनियन पर इफेक्ट कौन से टाइप की एरोनियस कंक्लूजन से आएगा? तो उसमें ये बोलता है कि अगर ऑडिटर ये बोलता है कि वहां पर मिस स्टेटमेंट नहीं है लेकिन एक्चुअल में वहां पर है, तो वहां पर उसकी ओपिनियन गलत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन और अगर ऑडिटर ये बोलते टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि कंट्रोल्स है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो वहां पर भी उसकी ओपिनियन गलत हो जाएगी। बाकी जो 2 केसेस थे उसमें ऑडिटर की ओपिनियन गलत नहीं होगी, वहां पर उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग जाएंगे और जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑडिट की वो नहीं रहेगी। कैसे कि ऑडिटर ने बोला कि कंट्रोल्स है वो सही नहीं है लेकिन एक्चुअल में सही है कंट्रोल्स। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? मैनेजमेंट बोलेगा कि हमें प्रूफ बताओ कि कैसे सही नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटर और ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और ज्यादा अपने एफर्ट्स डालेगा, तो एफिशिएंसीज वहां पर उसकी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन उस पर कंक्लूजन गलत नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल में कंट्रोल्स है तो वो प्रूफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो गया कि मिस स्टेटमेंट वहां पर नहीं है लेकिन ऑडिटर बोल रहा है कि मिस स्टेटमेंट है, तो मैनेजमेंट यहाँ पर बोलेगा कि बताओ कैसे है, तो उसमें भी उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी लेकिन उसका ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये क्या बोलता है कि जो सैंपल साइज है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो जो ऑडिटर का सैंपल साइज है वो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो ऑडिटर है वो क्या करता है, एक टॉलरेंस लेवल सेट करता है, मतलब कि इतनी अमाउंट का अगर डिफरेंस आया तो वो टॉलरेबल होगा। ठीक है, अब ये जो टॉलरेबल लेवल है, टॉलरेंस लेवल है, वो जितना ज्यादा होगा उतने कम उसको सैंपल साइज रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टॉलरेट ज्यादा कर सकते हैं तो सैंपल साइज कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन टॉलरेंस लेवल जितना कम होगा
उसको उतना ज्यादा सैंपल साइज यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड एरर। जो भी पॉपुलेशन है उसमें उसको एक्सपेक्टेड एरर अगर ज्यादा लगती है तो सैंपल साइज ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर उसको एक्सपेक्टेड एरर कम लगती है तो कम से भी काम चल जाएगा सैंपल साइज से। ठीक है, अब ये बोलता है कि यहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले आइटम्स को सेलेक्ट करेगा सैंपल बेसिस पे, फिर उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। ठीक है, अब उनके जो रिजल्ट आए उसको प्रोजेक्ट करेगा पूरी पॉपुलेशन पे और उसका इफेक्ट देखेगा। अगर उसको यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शनल आइटम पता लगता है, मतलब जैसे कि कुछ भी एक्सेप्शनल केस हो गया कि अचानक से कोई एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस पिछले साल बहुत कम थे, इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गए, या फिर लीगल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गए, तो इस टाइप के जो भी एबनॉर्मल या एक्सेप्शनल आइटम होंगे तो वहां पर उसको रीसैम्पलिंग भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट ऑन द पॉपुलेशन। तो मैंने आपको बताया कि पहले वो क्या करेगा, देखेगा क्या मिस स्टेटमेंट है, फिर उसको प्रोजेक्ट करेगा किस पे, पॉपुलेशन पे। देन उसके जो भी रिजल्ट आता है उनको इवेलुएट करेगा और देखेगा कि क्या ये रीजनेबल बेसिस दे रहे हैं क्या उसके ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सैम्पलिंग की कुछ टेक्निक्स दे रखी है, किस किस टेक्निक से सैम्पलिंग हो सकती है। सबसे पहले आता है रैंडम सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रैंडमली सेलेक्ट करना। कुछ कंप्यूटराइज टेक्निक लगा करके हम क्या करेंगे कि रैंडमली कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो रैंडम सिलेक्शन होता है उसके अंदर सारी जो भी आइटम्स है उनके सिलेक्शन की इक्वल चांस होती है। मतलब अगर 10 आइटम्स है तो उनके सिलेक्शन की जो चांस है वो 1/10 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सिस्टम सेट किया जाता है, जैसे कि इवन आइटम्स को या ऑड इवन ऐसा करके, या फिर अमाउंट बेसिस पे हो सकता है। जैसे कि जो 1 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन उनको चेक करना है, 1 लाख से नीचे है उनको चेक नहीं करना है। या फिर जैसे रिस्की जो एरिया है, हाईली रिस्की, लो रिस्की, एक्सट्रीमली लो, तो इस तरीके से बांट के कुछ भी सिस्टम लगा के स्ट्रक्चर्ड तरीके से यहाँ पर सैम्पलिंग की जाती है। ठीक है, इसको सर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी या यूनिट सैम्पलिंग। इसको हम बोलते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। जैसे कि जो हाई वैल्यू आइटम्स है उनको उनमें से 100%, लो वैल्यू आइटम 100% में से जो हाई वैल्यू आइटम्स है उनमें से 50%, लो वैल्यू में से 30% और एक्सट्रीमली लो में से 20% सेलेक्ट कर लिया। तो इस टाइप से होता है जो वैल्यू के बेसिस पर वेटेज दी जाती है, जैसे वेटेज एवरेज में होता है वैसे ही यहाँ पे वो सिस्टम होता है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, हैप्पैजार्ड सिलेक्शन। ये क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड सैम्पलिंग होती है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। इसमें जैसे कि रैंडम में तो क्या हो गया, हमने कुछ टेक्निक लगा दी कंप्यूटर में कि रैंडम सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जैसे फर्स्ट आइटम, देन 10th आइटम, देन 101 आइटम, तो इस टाइप से सिलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉक सिलेक्शन। तो इसमें ब्लॉक को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट 10 आइटम्स का ब्लॉक, देन लास्ट 10 आइटम्स का ब्लॉक। ठीक है, तो इस टाइप से ये ब्लॉक सिलेक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना होगा ऐसे कैसा लगा। तो स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।